हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं, शुरू कर चुके हैं जनहित सिंदूर की सौगंध का यह हमारा स्पेशल एडिशन। 22 अप्रैल के पहलगाम हमले को आज 1 महीना हो गया है। 22 तारीख ही थी जब पाकिस्तान से घुसे आतंकवादियों ने धर्म पूछ पूछ कर पहलगाम में 26 निर्दोषों के सिंदूर उजाड़ दिए थे। महिलाओं को छोड़ दिया था यह कहकर कि मोदी को बता देना। महिलाओं ने मोदी को बताया। मोदी ने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया और फिर देश की तीनों सेनाओं ने मिलकर जो किया वो ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया ने देखा। आपको बताते चले कि आज पहलगाम हमले का 1 महीना पूरा हुआ। इस 1 महीने ने हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं बदला लेने की हमारी जो स्थिति थी उसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सिंदूर का बदला आतंकवादियों के लहू से लिया गया। 6-7 मई की रात पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 अड्डों को मिट्टी में मिला दिया हमने। 100 से ज्यादा आतंकवादियों पर छाती पीटती और उनके जनाजे ढोती पाकिस्तानी फौज का चरित्र पूरी दुनिया को दिखाया हमने। पाकिस्तानी फौज जबरन जोश में आई तो 9-10 मई की रात भारत की मिसाइलों ने उसे भी मिट्टी में मिलाने का ट्रेलर दिखा दिया। पाकिस्तान के 13 सैन्य अड्डे तबाह कर दिए। यह सीधी चेतावनी थी कि रगों में खून नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। और अब आज पहलगाम हमले का 1 महीना पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ भाषा में पाकिस्तान को अच्छे से समझाया है कि भारत की रगों में अब से गर्म सिंदूर ही बहेगा। प्रधानमंत्री ने यह संदेश भी पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े होकर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने आज पहली बार कोई पब्लिक मीटिंग की। नए भारत की नई नीति और नए सिद्धांत अब क्या हैं, प्रधानमंत्री ने आज 2 टूक भाषा में समझाया है। पाकिस्तान का क्या हश्र अब भारत करेगा, ये पीएम ने आज बिना लाग लपेट एकदम सीधी भाषा में उसे बता दिया है। प्रधानमंत्री का पूरा भाषण डिकोड करेंगे, लेकिन उसके पहले 22 अप्रैल से 22 मई तक के फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। हमारा है। अरे मैडम, ये आपको किसी चीज का डरने के लिए विश्वास नहीं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी जो भी कहते हैं और जो भी करते हैं उसकी एक खास टाइमिंग होती है, उसमें बड़ा संदेश छिपा होता है। आज भी पाकिस्तान को भारत की शक्ति का एहसास कराने से पहले उन्होंने शक्ति की पूजा करके एक संदेश दिया। बीकानेर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास करणी माता के मंदिर पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना की। इसकी मैसेजिंग भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले पीएम मोदी के 10 बड़ी बातें आप नोट कर लें। पीएम ने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा पर लहू गर्म रहता है। मोदी की नसों में लहू नहीं, अब गर्म सिंदूर है। दुश्मन देख ले कि सिंदूर अब बारूद बन चुका है। सिंदूर उजाड़ने का जवाब बारूद से मिलेगा। पहले घर में घुसकर वार और अब सीने पर प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर समर्थ भारत का यह रौद्र रूप है। आतंक के आका अब घर में दुबक कर पड़े हुए हैं। पीएम आगे बोलते हैं कि आतंक का फन कुचलना ही अब हमारी रीति और नीति है। एटमी गीदड़ भभकियां भारत के आगे बेकार हैं। न ट्रेड होगा न टॉक, सिर्फ पीओके पर ही होगी बात। प्रधानमंत्री ने जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के आकाओं
उसके हुक्मरानों, आतंकवादियों और वहां की जनता को भी स्पष्ट और सीधा संदेश दिया। पाकिस्तान और आतंकिस्तान भारत के लिए इन दोनों शब्दों का मतलब एक ही है। अब इन पर मोदी की कठोर वाणी सुनाएंगे। उसके पहले दो तस्वीरें देख लें। पहली तस्वीर 26 फरवरी 2019 की है, जब पुलवामा के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री ने पहली रैली राजस्थान के चूरू में की थी। देश नहीं झुकने दूंगा वाली सौगंध चूरू की इसी रैली में ली गई थी। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पहली पब्लिक रैली आज राजस्थान के बीकानेर में ही की। आज बीकानेर में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जब भी कोई भारत में घुसकर सिंदूर मिटाने की सोचेगा, भारत उसे इसी तरह मिट्टी में मिलाता रहेगा, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मिटाया है। जिन्हें भारत को लेकर भ्रम था, वो अब मिट्टी में दबे पड़े हैं। आज मैं राजस्थान की धरती से देशवासियों से बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, मैं देश के कोने कोने में जो तिरंगा यात्राओं का हुजूम चल रहा है, मैं देशवासियों से कहता हूं, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, उनके बयान को बहुत सरल शब्दों में अगर समझा जाए तो सीधा मैसेज था। भारत अब एक भी आतंकवादी हमला सहन नहीं करेगा। हर आतंकी हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर होगा। पाकिस्तान के हथियार भारत के सामने खिलौने हैं। भारतीय परंपरा में सिंदूर अब तक सिर्फ सुहाग का प्रतीक था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर अब शौर्य का भी प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर नाम खुद पीएम मोदी की ओर से दिया गया था। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि सिंदूर को पाकिस्तान हल्के में ना ले, बल्कि समझ ले कि अब जब भी उसने भारत में आतंकी भेजकर किसी का सिंदूर उजाड़ा, तो उस पर भारत का जवाब बारूद से मिलेगा। और वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा सेनाओं ने 6-7 मई और उसके बाद 9-10 मई की रात को दिया था। राजस्थान की ये वीर धरा हमें सिखाती है कि देश और देशवासियों से बड़ा और कुछ नहीं। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है।
प्रधानमंत्री के इस बयान का जो सीधा सा निचोड़ निकलता है वो ये है कि भारत के लिए नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है। पाकिस्तान को हर गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। पाकिस्तान को घुटनों पर लाना हमारे लिए मिनटों का काम है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही साफ कह दिया था कि आतंकवाद अधर्म है और इस अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने के लिए भारत आतंकवादियों को आगे भी मारेगा। आज बीकानेर में मोदी ने यही बात पाकिस्तान को दूसरे शब्दों में समझाई है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए सिर्फ पहलगाम के बदले का ऑपरेशन नहीं है, बल्कि इसे भारत की नई न्याय संहिता समझा जाए। दुनिया अच्छे से ये जान ले, समझ ले कि नया भारत आतंक के खिलाफ अब इसी तरह से न्याय करेगा। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधा सीने पर किया प्रहार है। आतंक का फन कुचलने की, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। यही भारत है, नया भारत है। प्रधानमंत्री के इस बयान में आप नए भारत की पूरी पॉलिसी समझ सकते हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि आतंकवादियों का अंत करना भारत की नजर में न्याय है। नए भारत का सहने में नहीं, बल्कि अब जवाब देने में ही विश्वास है। आतंकवादियों के अंत के लिए भारत हर सीमा लांघेगा। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं को खुली छूट दे चुके थे। उनकी ओर से कह दिया गया था कि समय और तरीका क्या होगा, यह हमारी सेनाएं तय करेंगी। पाकिस्तान खुद बहुत बेचैन था कि पता नहीं सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के बाद इस बार भारत क्या करेगा। प्रधानमंत्री पहले ही ये बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक ऑन रहेगा जब तक पाकिस्तान सुधर नहीं जाता। मोदी ने आज पाकिस्तान को अपने 3 सूत्र फिर से याद दिलाए हैं। अच्छे से बता दिया कि पाकिस्तान से भारत अब क्या सुलूक करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से निपटने के 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। दूसरा, एटम बम की गीदड़ बप्तियों से भारत डरने वाला नहीं है। और तीसरा, हम आतंक के आकाओं और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें अलग अलग नहीं देखेंगे, उन्हें एक ही मानेंगे।
ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर वाला खेल अब नहीं चलेगा। आपने देखा होगा पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए हमारे देश के 7 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व भर में पहुंच रहे हैं और इसमें देश के सभी राजनीतिक दलों के लोग हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, गणमान्य नागरिक हैं। अब पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। ये बयान उन देशों को जरूर समझ में आया होगा जो खामखा मध्यस्थ या शांति दूत बनने में लगे हुए हैं। मोदी का मैसेज साफ है, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। पाकिस्तान की एटमी धमकियों की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। पाकिस्तान को भारत दुनिया भर में बुरी तरह से एक्सपोज करेगा। जो सच है वो दुनिया को बताया जाएगा। इस वक्त भारत के 7 डेलीगेशन पूरी दुनिया को यही बताने के लिए निकले हुए हैं कि पाकिस्तान और आतंकिस्तान में कोई फर्क नहीं है। आसिम मुनीर और मसूद अजहर में कोई अंतर नहीं। करगिल में भी आतंकवादियों की आड़ में पाकिस्तानी आर्मी ही थी और पहलगाम अटैक के पीछे भी पाक आर्मी का ही दिमाग था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका दिमाग ठंडा है लेकिन खून गर्म है और अब तो रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान ने अब कोई भी हरकत की तो इसकी कीमत पूरा पाकिस्तान चुकाएगा और ये कीमत बहुत भारी होगी। पाकिस्तान भारत से कभी सीधी लड़ाई जीत ही नहीं सकता। जब भी सीधी लड़ाई होती है तो बार बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकवाद को भारत के खिलाफ लड़ाई का हथियार बनाया है। अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। दिमाग ठंडा पर लहू गर्म है। अगर मैं बेहद सरल शब्दों में अनुवाद करूं तो इसका सीधा सा अर्थ यह निकलता है कि पीएम मोदी को पाकिस्तान गलती से भी हल्के में ना ले। मोदी के पीएम रहते बड़े से बड़ा एक्शन मुमकिन है। भारत से भिड़ने की कीमत अब पूरा पाकिस्तान चुकाएगा। पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डे निपटाना 25 मिनट का खेल था। उसके 13 सैन्य अड्डों की तबाही सिर्फ 23 मिनट का काम था। आधे घंटे भी नहीं लगे थे कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा था और सीज फायर के लिए भारत को फोन लगा दिया था। बीकानेर में जहां प्रधानमंत्री खड़े थे वहीं से थोड़ी दूर पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है और बहावलपुर में मसूद अजहर का हेडक्वार्टर भी बहुत दूर नहीं है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि भारत ने उसके आतंकी अड्डे और सैन्य अड्डे का क्या हाल बनाया है और आगे भी क्या बनाया जा सकता है, ये बात पाकिस्तान भूले नहीं। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को
रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत को आप पीएम मोदी के शब्दों में समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उसके एयरबेस का हमने क्या हाल किया, आईसीयू में पहुंचा दिया। इस बयान को देखो तो इससे साफ और सटीक भाषा दूसरी नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने बहुत कम शब्दों में समझाया है कि पाकिस्तान का हर आतंकी अड्डा हमारे निशाने पर है, भारत की रेंज में। पाकिस्तान का हर सैन्य अड्डा भारत की रेंज में है। पाकिस्तान की हैसियत अब भारत से लड़ने की नहीं रह गई और इस बात को उसको हमेशा ध्यान में रखना होगा। पाकिस्तान के साथ त्रासदी क्या है कि सीधी सी बात उसे समझ में नहीं आती। घर में दाने नहीं, फिर भी वो उन्हें भुनाना चाहता है और भुना नहीं पाता तो भुनभुनाने लगता है। पहलगाम के बाद 2 नहीं पूरी 7 स्ट्राइक की हैं भारत ने उसके ऊपर। 6-7 मई को पाकिस्तान में 9 आतंकी अड्डों पर अटैक किया गया। 9-10 मई को पाकिस्तान के 13 सैन्य अड्डों पर हमला किया गया। उसके पहले पाकिस्तान को सिंधु नदी का पानी भी रोक दिया गया था। पाकिस्तान से व्यापार बंद हुआ, सारी चेक पोस्ट बंद कर दी गई। पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करके उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के उसके कर्मचारियों को निकाला गया और पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए 7 टीमें भी बना दी गईं। ये तमाम बातें आपके लिए बार बार जानना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहलगाम हमले को आज 1 महीने पूरे हुए हैं और पीएम मोदी की एक एक बातें आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा से बहुत नजदीक खड़े होकर हिंदुस्तान की से वो हुंकार भर रहे थे। शेर को छेड़ोगे तो फिर क्या, शेर क्या करता है ये बात सबको पता है। बस वही दुर्गति करा ली है पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करा के, और अब इसकी कीमत उसे पीओके में भी चुकानी पड़ेगी, ये बात तय है। 10 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुंह से पीओके का जिक्र किया है। बीकानेर की रैली में पीएम ने एक बार फिर कहा कि पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक, और अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, यानी कि पीओके की। इसके पहले 12 मई को भी मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश में पीओके का जिक्र किया था। पाकिस्तान को सीधा संदेश दिया था। पीओके का बार बार जिक्र किया जाना भारत की बदली पड़ोसी नीति को दर्शाता है। पहले जब भी पाकिस्तान का जिक्र होता था बात कश्मीर की होती थी, लेकिन अब मोदी सिर्फ पीओके की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का जिक्र बार बार हो रहा है। पीओके देश की भावना है, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की मांग है। सवाल यह है कि पीओके वापस आएगा तो कैसे? बार बार ये जो जिक्र पीओके का किया जा रहा है, उस जिक्र के पीछे हिंदुस्तान की, भारत की क्या है रणनीति? पीओके वापस लाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है बातचीत के जरिए वापस लाने का। इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को बैठना होगा। पाकिस्तान को पीओके पर दावा छोड़कर उसे भारत को सौंपना होगा। लेकिन क्या जितना कहने में यह आसान है उतना आसान वाकई में है? तो जवाब है कतई नहीं। ऐसे में दूसरा रास्ता युद्ध का बचता है। पाकिस्तानी सेना को खदेड़कर अपनी भूमि को शक्ति से वापस लाना होगा। आगे बढ़ते हुए पहले प्रधानमंत्री के आज के बयान देखिए, फिर पाकिस्तान से पीओके वापस लेने की रणनीति क्या हो सकती है और पीओके वापस क्यों चाहिए, इस पर विस्तार से देंगे जानकारी। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है
और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। पीओके वापस लाना है, लेकिन ये पीओके है क्या? जो इतिहास भूगोल के छात्र हैं, राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्हें तो पीओके के बारे में बहुत कुछ जानकारी होगी। लेकिन हमारे जनहित के ऐसे तमाम दर्शक होंगे जो पीओके के बारे में विस्तार से नहीं जानते होंगे। तो उन दर्शकों को आज का ये आगे का हिस्सा बहुत गौर से देखना होगा। पीओके जमीन का टुकड़ा भर नहीं है। पीओके हिंदुस्तान का मुकुट है। आप इसे धरती का स्वर्ग भी कह सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान की इस भूमि पर पाकिस्तान ने अपना अवैध कब्जा कर रखा है। ये जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा है, ये 3 हिस्सों में बटा है। एक हिस्सा जो पाकिस्तान से होते हुए चीन के कब्जे में चला गया, दूसरा हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान का और तीसरा हिस्सा शेष पीओके का। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर का 5180 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन को दे दिया, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। इसके अलावा 2 हिस्सों में बटा पीओके पाकिस्तान के पास है। गिलगित में 14 जिले हैं, बाकी जो पीओके का हिस्सा है उसमें 10 जिले आते हैं। कश्मीर के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा नहीं होता अगर आजादी के वक्त जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अलग रहने की बात ना की होती। पीओके बनने की कहानी शुरू होती है साल 1947 में बंटवारे के कुछ दिनों के बाद से। उस वक्त हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे। 12 अगस्त 1947 को हरि सिंह ने फैसला लिया कि वो ना तो भारत के साथ रहेंगे ना पाकिस्तान के। जम्मू कश्मीर को उन्होंने स्वतंत्र रखा, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पाकिस्तानी फौज ने कबायलियों की आड़ में कश्मीर में घुसपैठ कर दी। 22 अक्टूबर 1947 ये वो तारीख थी जब पाकिस्तानी कबायली ट्रकों में भरकर कश्मीर में घुसे थे। 23 अक्टूबर को पाकिस्तानी कबायलियों ने लूटपाट और मारपीट को अंजाम देते हुए कब्जा करना शुरू कर दिया। 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैनिक सहायता की मांग की। तब तक कबायली श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। 25 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने हरि सिंह को भारत में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर दस्तखत करने के लिए कहा। उधर पाकिस्तानी फौज खुलकर कबायलियों के साथ कश्मीर में घुस चुकी थी। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से जम्मू आ गए और उस दिन उन्होंने भारत के साथ विलय की घोषणा की। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची और फिर उसने मोर्चा संभाला। 1 जनवरी 1948 को भारत ने कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठा दिया। 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम हो गया। भारत के हिस्से में जितना भाग था वो भारत के पास ही रहा और पाकिस्तान ने जिस हिस्से पर कब्जा किया वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। इसी पीओके को पाकिस्तान से वापस लेना है। भारत की संसद में बाकायदा इसका प्रस्ताव पास हो चुका है। जो पीओके में रहने वाले लोग हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत से खुश नहीं हैं। उन्हें पाकिस्तान की सेना और सरकार आतंकी बनाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इस वक्त पीओके और गिलगित की कुल आबादी 57 लाख से ज्यादा की है। पीओके इस वक्त 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक गिलगित का हिस्सा जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है, दूसरा वो पीओके है जहां मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, मीरपुर, कोटली, भिंबर जैसे इलाके हैं। पीओके का ये इलाका बेहद खूबसूरत है। जितना ये खूबसूरत दिखने में है उसे उतना ही बदसूरत अंदर से पाकिस्तान ने बना रखा है। इस इलाके में रहने वाले नरक की जिंदगी से आजादी चाहते हैं। पाकिस्तान के चंगुल से निकलकर श्रीनगर, शोपिया, त्राल, गुलमर्ग, सोनमर्ग वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। असल में पाकिस्तान इस इलाके का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करता है। इस इलाके में उसने आतंकवादी कैंप बना रखे हैं, लॉन्च पैड बना रखे हैं, जिसके जरिए भारत में वो घुसपैठ की कोशिशों में हमेशा लगा रहता है। भारत में आतंकी खेती के लिए इस इलाके को पाकिस्तान ने गोदाम बना रखा है। अभी 6-7 मई को भारतीय सेना ने इस इलाके के 2 आतंकी कैंपों को नेस्तनाबूद किया था। पीओके के इस इलाके की आबादी 40 लाख के आसपास की है। यहां जिलों की बात करें तो कुल 10 जिले हैं, जिनमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, भिंबर, हटियावाला, नीलम वैली, पुंछ, हवेली, बाग, सुधनोती आते हैं। एलओसी से 10 किलोमीटर और कुपवाड़ा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है पीओके में बसा शारदा पीठ, जो बिल्कुल खंडहर बन चुका है। वहां की सरकार का इस ऐतिहासिक धरोहर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं।
शारदा पीठ का ये मंदिर पीओके की नीलम वैली में पड़ता है। पीओके में बहने वाली किशन गंगा नदी के किनारे हिंदुओं का ये पवित्र तीर्थ स्थल है। भारत सरकार ने यहां कॉरिडोर बनाने की पहल कुछ दिन पहले शुरू की थी। शारदा पीठ मंदिर कश्मीरी पंडितों की आस्था का प्रतीक रहा है। मंदिर करीब 2400 साल पुराना है। भारत की संसद का प्रस्ताव है कि पीओके को वापस लाना है। आज फिर भारत सरकार ने पाकिस्तान से कहा है कि वो पीओके से अवैध कब्जा खाली करे। जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इलीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करें। प्रधानमंत्री ने बार बार जब पीओके का जिक्र किया, सिर्फ पीओके पर ही बातचीत जो कर रहे हैं वो कि अगर पाकिस्तान से किसी मुद्दे पर बात होगी तो वो है पीओके। अब इसका मतलब क्या है, इसे समझने के लिए हमने एक्सपर्ट से बातचीत की है। पाकिस्तान पीओके की बात करने के लिए हमारे साथ टेबल पे तो आएगा नहीं, जो चांसेस हैं, और हम कहते हैं कि बात हम करेंगे तो केवल और केवल आतंक और पीओके को लेकर के। तो इससे अंदाज़ा ये दिखता है कि भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं आतंक को लेकर के और पीओके को लेकर के इन्हीं हालात में बने रहेंगे। भारत को और ज़्यादा अपने को स्ट्रेंथन करना होगा। फिलहाल पाकिस्तान से कोई बातचीत के चांस बहुत कम दिखते हैं। पाकिस्तान ने प्रशासनिक स्तर पर अपने कब्जे वाले कश्मीर को दो हिस्सों में बांट रखा है। एक हिस्सा पीओके का, दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान का। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए यहां उसने प्रशासनिक और राजनीतिक फर्जीवाड़े का ढांचा भी खड़ा कर रखा है। जम्मू कश्मीर का पूरा क्षेत्रफल 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का है। भारत के पास अभी 1,01,387 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। पाकिस्तान के पास 78,114 वर्ग किलोमीटर, चीन के पास 42,735 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। मतलब यह है कि जितना हिस्सा भारत के पास है उससे ज्यादा हिस्सा इस वक्त चीन और पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान ने अपने कब्जे का एक बड़ा हिस्सा चीन को दे रखा है, जिसके जरिए चीन पाकिस्तान में अपनी गतिविधियों को बढ़ाता है, सड़क का नया रूट बना रहा है। चीन गिलगिट के जरिए पाकिस्तान में घुसा हुआ है। आगे बढ़े उसके पहले आप गिलगिट की खूबसूरती की एक छोटी सी झलक देखिए। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है वो जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा हिस्सा है। इस इलाके में 72,495 वर्ग किलोमीटर का है। गिलगित बाल्टिस्तान सामरिक रूप से बेहद अहम माना जाता है। क्षेत्रफल में भले ही ये इलाका इतना बड़ा है, लेकिन इसकी आबादी महज 17 लाख की है। इसी गिलगित बाल्टिस्तान में लोग समय समय पर विद्रोह करते हैं, पाकिस्तान से आजादी की मांग करते हैं। पाकिस्तान इस इलाके के लोगों का दोहन शोषण करता है, लेकिन यहां के लोगों की भलाई के लिए वो कोई काम नहीं करता। लोग पाकिस्तान से छुटकारा चाहते हैं। इसी गिलगित बाल्टिस्तान में हुंजा वैली है जो बेहद खूबसूरत है। यहां की महिलाओं की औसत उम्र 100 साल के आसपास है। यह पूरा इलाका खनिज संपदा से संपन्न है, लेकिन पाकिस्तान इसका सिर्फ और सिर्फ शोषण करता है, आवाज उठाने वालों पर जुल्म ढाता है। पाकिस्तान के कब्जे से पीओके को छुड़ा कर लाना क्यों जरूरी है, ये भी हमने एक्सपर्ट से ही जानने की कोशिश की है। गिलगित बाल्टिस्तान के इलाका कुछ पाकिस्तान चाइना को दे चुका है, कुछ और देने का विचार कर सकता है। ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ से एक को देश में अपना मिलाया जाए। साथ साथ आज वहाँ से जो आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को गलत वीडियो दिखा के आतंकवाद के लिए तैयार किया जा रहा है, वो भी बंद होगा, उसमें रोक पहुँचेगी। तो पाकिस्तान जो आए दिन कश्मीर का मसला उठाया जाता है, वो मसला भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पीओके हमारा था, हमारा है और आने वाले दिनों में हमारा होकर रहेगा। प्रधानमंत्री के बयान से संदेश साफ है, और ऐसा नहीं है कि पीओके को लेकर भारत सिर्फ संदेशों में ही बात करता है, तकनीकी तौर पर भी ठोस इंतजाम है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व हैं। 2023 में संसद में बाकायदा जम्मू कश्मीर विधानसभा पुनर्गठन बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी डंके की चोट पर दी थी।
पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। भारत की विजय यात्रा के दो बड़े मंत्र हैं, विरासत भी, विकास भी। दोनों ही मंत्र आज एक बार फिर से राजस्थान के बीकानेर में साकार होते हुए दिखे। विरासत की तस्वीर मशहूर करणी माता मंदिर की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा की, मत्था टेका। इस दौरान उन्होंने देवी मां से देशवासियों की खुशहाली, सेहत और कल्याण की कामना की। यह मंदिर बीकानेर के देशनोक में है। विकास की तस्वीर यहां से करीब 12 किलोमीटर दूर पलाना में दिखी, जहां पीएम ने 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। यहीं से पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों के ये स्टेशन 1,100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए गए हैं। देश के जिन 103 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के तौर पर विकसित किया गया, उन्हीं में से एक है देशनोक, जहां राजस्थान ही नहीं देश भर में मशहूर करणी माता मंदिर, जिसे लोग चूहे वाले मंदिर के रूप में भी जानते हैं। इस मंदिर को दुनिया के कई रियलिटी शोज और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी दिखाया जा चुका है। मान्यताओं और लोक कथाओं के मुताबिक मंदिर की खासियत आपको दिखाएं। अभी आप आज की तस्वीर देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता करणी के दरबार में हाजिरी लगाई, दर्शन पूजन किए, प्रसाद चढ़ाया, दान किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। पूजा पाठ के बाद पीएम ने बीकानेर के पलाना में जनसभा की, जहां उन्होंने संबोधन की शुरुआत में भी करणी माता को नमन किया। मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया हूं। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है, और उसी संकल्प को पाकिस्तान को धो धोकर अपने शब्दों में जिस तरह के बाण नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए गए हैं, पाकिस्तान उसको अच्छे से याद रखेगा, क्योंकि वहां से पाकिस्तान का हिस्सा बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं था। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राजस्थान के प्राचीन करणी माता मंदिर में हाजिरी लगाई है। उनके दर्शन से यह मंदिर एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीकानेर शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक में इस मंदिर का निर्माण कार्य 1530 के आसपास शुरू हुआ था और 20वीं सदी में बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने मंदिर निर्माण का काम पूरा कराया। करणी मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर की नक्काशी बेहद आकर्षक है। मंदिर का आर्किटेक्चर भी शानदार है। इसके चांदी के किवाड़, जिस पर माता से जुड़ी हुई किंवदंतियां उकेरी गई हैं। सोने के छत्र और चूहों यानी कि काबा के प्रसाद के लिए यहां रखी चांदी की बड़ी परात देखने के लिए बहुत बड़ी तादाद में संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। करणी माता मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि यहां करणी माता, उनके परिवार के लोग और अनुयायी चूहों के रूप में निवास करते हैं। यह मंदिर करीब 20,000 चूहों का बसेरा है। यहां करणी माता के साथ चूहों की भी पूजा की जाती है। इसमें सबसे खास है सफेद चूहे, जिन्हें देखना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ये सफेद चूहे करणी माता और उनके 4 भतीजे हैं, जिन्होंने चूहों के रूप में दोबारा जन्म लिया। चूहों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए पैर घसीटकर मां की मूर्ति के सामने तक चलना पड़ता है। चूहों को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए मंदिर परिसर में जाली लगाई गई है। सुबह 5 बजे मंगला आरती और शाम 7 बजे आरती के समय चूहों का जुलूस भी देखने लायक होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना और शक्ति पूजा करना सरहद पार दुश्मन को सख्त संदेश है। जनहित में आगे बढ़ते हुए अब बात देश में रहकर दुश्मन के लिए काम करने वाले गद्दारों की है। देश से गद्दारी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा की पुलिस रिमांड 4 दिन और बढ़ा दी गई है। 5 दिन की रिमांड पूरी होने पर हिसार पुलिस ने आज उसे कोर्ट में पेश किया। अदालत से रिमांड बढ़ाने की गुजारिश की। इस पर कोर्ट ने ज्योति की रिमांड 4 दिन बढ़ाने का फैसला सुना दिया। भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम करने वाले गद्दारों की खोजबीन के दौरान 2 और जासूस पकड़े गए हैं। यूपी एटीएस ने वाराणसी से तुफैल तो दिल्ली के सीलमपुर से हारून नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर दुश्मन देश के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं।
सूत्रों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा पर किसी बहुत बड़े जासूसी नेटवर्क में शामिल होने का शक है। ज्योति के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी। यह खुलासा ज्योति और आईएसआई अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से भी हुआ है। अब तक की तफ्तीश में यह भी पता लगा है कि ज्योति मल्होत्रा 4 बार मुंबई गई थी। वो 2024 में 3 बार और 2023 में 1 बार मुंबई कर आ चुकी है। हर बार उसने मुंबई के कई इलाकों के वीडियो बनाए थे। के लोग व्हाइट कॉलर बनकर किस प्रकार से देशद्रोह करते हैं, ये ज्योति मल्होत्रा के केस में हमको दिखाई पड़ता है। अब उसने कहां रिकी की है, ये धीरे धीरे ध्यान में आ रहा है और ऐसे और कौन लोग हैं इनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। भारत के खिलाफ जो भी साजिश करेगा हम उनको छोड़ेंगे नहीं। अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल उनकी कस्टडी की मांग की जाएगी, लेकिन अभी तक जो भी इंक्वायरी चालू है वो सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से की जा रही है। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बिल्कुल ध्यान दे के है। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन का ही मामला है, तो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगा या फिर उस पर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देश के गद्दारों को चुन चुन कर सबक सिखाया जाना बेहद जरूरी है। वो खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। देश के साथ गद्दारी कतई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दफ्तर को रियलिटी टीवी डिप्लोमेसी का केंद्र बना दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इसके लिए आप ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक पुरानी और दूसरी बिल्कुल नई है। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से ओवल ऑफिस में उलझ गए थे। दूसरी तस्वीर 24 घंटे पहले की, जब वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा पर बिफर गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में ट्रंप ने अचानक एक वीडियो चलवा दिया। इस वीडियो को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गोरे किसानों पर जुल्म के सबूत के तौर पर पेश किया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार गोरे किसानों की जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रही है। विरोध करने पर उनकी हत्या तक की जा रही है। लेकिन रामाफोसा ने बेहद शालीनता से इन आरोपों को खारिज किया, गलत करार दिया। अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर उनके देश में गोरों से ज्यादती होती तो उनके प्रतिनिधि मंडल में गोल्फर एडनी एल्स और रिटिफ गुसेन शामिल नहीं होते। ट्रंप के आक्रामक तेवर के बीच रामाफोसा ने चुटकी भी ले ली। उन्होंने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति को कतर के अमीर शेख से तोहफे में मिले 3,500 करोड़ रुपए के शाही विमान पर तंज भी कसा। They killed the white farmer, and when they kill the white farmer, nothing happens to them. No, there is quite nothing happens. There is criminality in our country. People who do get killed, unfortunately through criminal activity, are not only white people. Majority of them are black people. That idiot talks about after viewing a thing where thousands of people are dead. I'm sorry, I don't have a plane to give you. I wish you did. Okay. I would take. और अब आज का जनहित मंत्र। पहचान से मिला काम बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली हुई पहचान उम्र भर रहती है। अपनी पहचान हमेशा कठोर परिश्रम से बनानी चाहिए, ना कि किसी सहारे की। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।